Good morning, students. Welcome again in my online classes. आपका यशर कौटिल्य एकेडमी में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पृष्ठ रसायन का उत्प्रेरण जो आप देख रहे हैं, इंग्लिश में कहते हैं कैटेलाइसिस। टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा उत्प्रेरण, कैटेलाइसिस। देखिए, 1835 में वर्जिलियस ने देखा कि कुछ अभिक्रियाएं बाह्य पदार्थों की उपस्थिति में शीघ्र हो जाती हैं। उन्हें कराने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अर्थात बाह्य पदार्थों की उपस्थिति में अभिक्रियाओं का वेग परिवर्तित हो जाता है। 1835 में यह बात वर्जिलियस ने सबसे पहले बताई। अर्थात उत्प्रेरण की खोज सबसे पहले कब हुई? 1835 में हुई। किसने की? जे वर्जिलियस ने। भूलेंगे तो नहीं। अब क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। इन्होंने कहा कि अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को बिना बाह्य पदार्थ की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो टेम्परेचर आवश्यकता होता है 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन के लिए अगर हम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड बाह्य पदार्थ डाल देते हैं तो वह 338 डिग्री सेल्सियस पर ही अपघटित हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक बाह्य पदार्थ नहीं डाला गया था तो टेम्परेचर चाहिए था 600 डिग्री सेल्सियस, और जब उसमें बाह्य पदार्थ डाल दिया गया तो यही अभिक्रिया हो गई 338 डिग्री सेल्सियस पर। अर्थात बाह्य पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, और जो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें कहते हैं बेटा उत्प्रेरक। और इस घटना को, इस गुण को कहते हैं उत्प्रेरण। तो दोस्तों मैं लिख देता हूं, तो याद रखना 1835 में वर्जिलियस ने इन्होंने क्या कहा था कि KClO3 को, पोटेशियम क्लोरेट को बिना बाह्य पदार्थ के गर्म करते हैं तो 600 डिग्री सेल्सियस पर 2KCl+3O2 में टूटता है। अगर इसी अभिक्रिया को हम MnO2 की उपस्थिति में कराते हैं तो 338 डिग्री सेल्सियस पर यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। अतः आपने क्या देखा इन दोनों अभिक्रियाओं में कि जब कोई भी बाह्य पदार्थ नहीं था तो टेम्परेचर चाहिए था 600 डिग्री सेल्सियस, और जब बाह्य पदार्थ MnO2 डाल दिया गया तो यहां MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक है। तो आप याद रखना, बाह्य पदार्थों की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। इन पदार्थों को, जो बाह्य पदार्थ डाले जाते हैं, इन पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। तो दोस्तों अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? जो पदार्थ अपनी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, वे उत्प्रेरक कैटेलाइस्ट व यह घटना उत्प्रेरण कहते
कैटेलाइसिस कहलाती है। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? इस घटना को कहते हैं उत्प्रेरण। आपकी समझ में आ गया होगा। जो पदार्थ अपनी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, वे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं, कैटेलिस्ट कहलाते हैं। और यह घटना उत्प्रेरण कैटेलाइसिस कहलाती है। तो दोस्तों याद रखना, जो उत्प्रेरक होते हैं ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, इनका रासायनिक संगठन, इनका द्रव्यमान ऑलवेज अपरिवर्तित रहता है। समझ गए ना? ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ये अभिकारक नहीं होते, ये तो केवल अपनी उपस्थिति मात्र से क्या करते हैं? केवल और केवल अभिक्रिया के वेग को ही परिवर्तित करते हैं। समझ में आगे बात आपकी में नहीं आया? जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। C2H4, ये आप जानते हैं एक्थीन होती है, का अपचयन निकेल की उपस्थिति में होता है। 300 डिग्री सेल्सियस पर C2H6 बन जाता है। यहां निकेल उत्प्रेरक है। दूसरा रिएक्शन देखें, N2 + 3H2 ट्वाइस NH3 Fe, यहां Fe उत्प्रेरक है। तो दोस्तों आप याद रखना कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो अब कारकों की साइड में नहीं लिखे जाते, वो एरोस के ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर वाले रिएक्शन में निकेल लिखा है और इस रिएक्शन में मैंने Fe लिखा है। तो Fe और निकेल अपरिवर्तित रह करके अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये दोनों के दोनों उत्प्रेरक हैं। अब आप एक बात समझिए, एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा मैं आपको, छोटी सी ट्रिक के द्वारा मैं आपको ये उत्प्रेरक बता रहा हूं। देखिए उत्प्रेरक का मतलब है डियर चुगलखोर, जो चुगली करता है, इधर से उधर भिड़ाता है, चुगलखोर। और उत्प्रेरण क्या है? उत्प्रेरण है चुगली, चुगलखोरी घटना। चुगलखोर के द्वारा किया गया कार्य चुगलखोरी, वैसे ही उत्प्रेरक के द्वारा किया गया कार्य उत्प्रेरण। समझ में आ गया ना? देखिए ए और बी अच्छे फ्रेंड हैं। सी नहीं चाहता कि इनमें दोस्ती कायम रहे। इस दोस्ती को तोड़ने के लिए सी इस इंतजार में रहता है कि मुझे कोई मौका मिले, एक इन दोनों में से कोई सा भी एक स्कूल नहीं आए। एक दिन क्या हुआ कि बी स्कूल नहीं आया, ए रह गया। सी को मिल गया चांस। सी गया ए के पास, जाकर बोलता है भाई तुम दोनों की दोस्ती, बी और ए की दोस्ती, तुम दोनों की दोस्ती कैसे चल रही है? मुझे तो ताजुब होता है। तेरे बारे में बहुत उल्टा उल्टा बोलता है वो बी, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता, कानों में उंगली दे लेता हूं मैं तो। भाई मुझे पसंद नहीं आया यार, दोस्त होते हुए तुझे गालियां देता है। ए से कह रहा है सी, तो यानी कि ए और बी में भिड़ा दिया ना सी ने। तो सी क्या है? सी इज कैटेलिस्ट। सी कैटेलिस्ट उत्प्रेरक है। लड़ाई होगी, फाइटिंग होगी, मारपीट होगी, किस में होगी? ए और बी में। सी तो अपना काम गया और करके गया। सी ने तो जो लड़ाई 10 साल बाद होती आज ही करा दी। तुरंत अगले दिन बी आया, ए ने पकड़ा और मार पीट, ढूंढ ढांडू, ढुशुम ढुशुम, लड़ाई शुरू। तो सी का कुछ बिगड़ा क्या? अपरिवर्तित रहा, कुछ नहीं बिगड़ा, तमाशा देख रहा है, मजा ले रहा है ऊपर से। तो याद रखें, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अपनी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ओके, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? 1835 में वर्जिलियस ने की थी। ओके, अब I मैं आगे चलता हूं, ये आपके समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में मैं लेता हूं उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण के प्रकार
उत्प्रेरण जो घटना थी ना, उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। नंबर एक समांगी उत्प्रेरण और दूसरा होता है बेटा विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण और दूसरा होता है बेटा विषमांगी उत्प्रेरण। पहला था समांगी, दूसरा है विषमांगी। अब देखिए मैं नंबर एक को लेता हूं, समांगी उत्प्रेरण को समझाता हूं, एक ही कहानी के द्वारा आप समझ जाओगे। समांगी उत्प्रेरण, जब उत्प्रेरक यानी कि चुगलखोर, उत्प्रेरक यानी कि चुगलखोर, उत्प्रेरक एवं अभिकारक यानी कि जिनमें लड़ाई हो रही है, उत्प्रेरक एवं अभिकारक की प्रावस्था को इंग्लिश में कहते हैं फेस, प्रावस्था समान होती है, प्रावस्था समान होती है, उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जब उत्प्रेरक की और अभिकारक की प्रावस्था होती है तीन, ठोस द्रव गैस। अगर उत्प्रेरक भी ठोस है, अभिकारक भी ठोस है, उत्प्रेरक भी द्रव है, अभिकारक भी द्रव है, अगर एक जैसे हैं दोनों, तो जो घटना घटेगी ना इन दोनों के द्वारा उसको कहेंगे बेटा समांगी, समधन अंगी, समान गुण वाली समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। देखिए कहानी के द्वारा, देखिए आजकल ये घटना बहुत हो रही है, दो लड़कों में फाइटिंग हो रही है। किस लिए हो रही है? उनके बीच में आकर के एक लड़की ने चुगलखोरी कर दी। जानू ए से कह रही है लड़की कि जानू मैं प्यार तो तुझे बहुत करती हूं, लेकिन ये सत्यानाशी है ना, ये नहीं कर दे, डिस्टर्ब करता है। तो लड़ने वाले तो लड़के हैं, चुगली कौन कर रही है? लड़की कर रही है, तो इसको कहेंगे विषमांगी। अगर दो लड़के में लड़ाई हो रही हो, चुगलखोरी भी लड़का कर रहा हो, दो लड़कियों में लड़ाई हो रही हो, चुगलखोरी भी लड़की कर रही हो, तो ये होगा समांगी। दो जाटों में लड़ाई हो रही है और चुगली कर रहा है पंडित, तो ये होगा विषमांगी। दो जाटों में लड़ाई हो रही है, चुगली कर रहा है जाट, तो ये घटना होगी समांगी। तो मैं कौन सी पढ़ा रहा हूं? समांगी के लिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दो लड़कियों में लड़ाई हो रही है, चुगली भी लड़की कर रही है, समांगी। दो लड़कों में लड़ाई हो रही है, चुगली भी लड़का कर रहा है, समांगी। दो जाटों में लड़ाई हो रही है, जाट चुगली कर रहा है, समांगी। एक जैसे अगर होंगे तो, प्रावस्था अगर समान होगी तो उसे कहेंगे बेटा समांगी उत्प्रेरण। भूल मत जाना। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं समांगी का। Twice SO2 plus O2 gives us twice SO3। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है। आप जानते हो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, NO भी गैस है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है। उत्प्रेरक ये है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, अभिकारक ये है दोनों की प्रावस्था गैस है, अतः यह घटना कहलाएगी समांगी उत्प्रेरण। भूल मत जाना, आ गया होगा समझ में, आप देख लीजिए। समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? समांगी उत्प्रेरण वो होता है बेटा कि अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था समान हो, ठोस है तो ठोस, द्रव है तो द्रव, गैस है तो गैस। ओके, इसके बाद में मैं लेता हूं विषमांगी उत्प्रेरण। नंबर 2 विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता बेटा? जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक की प्रावस्था भिन्न भिन्न होती है तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं।
उसको कहते हैं जब प्रावस्था भिन्न भिन्न होती है। तो देखो बेटा, जैसे N2 आपको पता है गैस होती है, H2 भी आपको पता है गैस होती है, परंतु आपको पता है Fe तो सॉलिड होता है ना, Fe सॉलिड होता है, तब बनती है अमोनिया NH3। तो यहाँ Fe सॉलिड है और ये दोनों अभिकारक गैस है, अतः प्रावस्था चेंज हो गई। सेकंड एग्जांपल देखें, C2H4 प्लस H2 एथीन गैस, हाइड्रोजन गैस, बट निकिल का चूर्ण जो है ठोस होता है कि नहीं होता? तो निकिल सॉलिड होता है, तो हाइड्रोजनेशन से बन जाता है एथेन। तो निकिल सॉलिड है, अतः प्रावस्था चेंज हो गई। तो इसे कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी और विषमांगी दोनों आपके ठीक से समझ में आ गए होंगे। मैंने कहानी ही इसीलिए बताई है, सुन करके कोई चीज जल्दी याद हो जाती है बेटा, लर्निंग करने से टाइम लगता है। अब देखिए, इसके बाद में आता है बेटा उत्प्रेरकों के सामान्य लक्षण। ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, उत्प्रेरकों के लक्षण पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 याद रखिए, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, इनका रासायनिक संगठन। नंबर 2, इनका रासायनिक संगठन एवं रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। नंबर 3, इनकी सूक्ष्मतम मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देती है। देखिए, चुगलखोर जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आदमी हो जब ही चुगली करेगा। चुगली अगर काम कर जाए ना, तो छोटे से बच्चे की भी चुगली काम कर जाती है। तो जरूरी नहीं है कि ज्यादा मात्रा में ही हो, कम मात्रा में भी उत्प्रेरक लाभकारी होता है। इनकी सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देती है। नंबर 4, ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। नंबर 5, ये अभिक्रिया की रासायनिक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते। ये अभिक्रिया की रासायनिक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते। इसका मतलब यह है कि अगर ए और बी में दोनों में अच्छी दोस्ती है, दोनों में अच्छा सामंजस्य है, दोनों की साम्यावस्था अच्छी है, तो चुगलखोर कुछ भी नहीं कर सकता। साम्यावस्था में उत्प्रेरक, ये 5 इसके प्रमुख लक्षण हैं। आप लोग इन्हें समझ लें। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल क्या करते हैं? केवल वेग को परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनका रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इनकी सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देती है। ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। विशिष्ट प्रकृति का मतलब ये है कि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक की जरूरत होती है, ये ध्यान रखना। ये अभिक्रिया की रासायनिक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते। अगर अभिक्रिया साम्यावस्था में है तो उत्प्रेरक उसे प्रभावित नहीं करते। ये उत्प्रेरकों के दोस्तों सामान्य लक्षण हैं। इसके बाद में मैं लेता हूं उत्प्रेरकों के प्रकार। उत्प्रेरक ये
5 प्रकार के होते हैं। मुख्य तो 5 प्रकार के होते हैं, छठा भी एक खोजा जा चुका है, उसे भी मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, धनात्मक उत्प्रेरक, इसको कहते हैं पॉजिटिव कैटेलाइस्ट। दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटेलाइस्ट। तीसरा होता है स्वप्रेरक, AUTO ऑटो कैटेलिस्ट। नंबर 4, प्रेरित उत्प्रेरक, इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट। और 5वां होता है एंजाइम या जीव रासायनिक उत्प्रेरक, एंजाइम्स। ये 5 प्रमुख उत्प्रेरक हैं, आप इन्हें समझ लें। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वप्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक एंड एंजाइम। ये 5 प्रकार के प्रमुख उत्प्रेरक हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं नंबर 1, धनात्मक उत्प्रेरक को। नंबर 1, धनात्मक उत्प्रेरक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है बेटा, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है। इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं। जो पदार्थ स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अपनी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, वे धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। लिख लीजिए आप लोग, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अपनी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इनकी पहचान याद रखना, ये मैं ही बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको। जितने भी ठोस उत्प्रेरक होते हैं ना, जो सॉलिड स्टेट में होते हैं ना, वे सभी के सभी धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं। याद रखना, सॉलिड होगा तो धनात्मक होगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे निकेल, पैडेमियम, जितनी भी धातु होती हैं, Fe, प्लेटिनम आदि, ये जितने भी होते हैं ये धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि अमोनिया के उत्पादन में Fe उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो यह किस प्रकार का उत्प्रेरक है, तो आप याद रखेंगे धनात्मक उत्प्रेरक है। तो धनात्मक उत्प्रेरक ठोस होते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, याद रखेंगे ना। इसके बाद में आता है बेटा नंबर 2, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक को कहते हैं नेगेटिव, नाम से पता लग रहा है, कुछ पदार्थ स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अपनी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, वेलोसिटी को पहले से कम कर देते हैं, अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, वे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। याद रखना, ये प्रायः लिक्विड फॉर्म में होते हैं, द्रव होते हैं। याद रखेंगे ना, जो अभिक्रिया के वेग को कम कर दे उसे कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो देखिए इसका उदाहरण है CHCl3 प्लस O2, C2H5OH, COCl2 प्लस HCl, इसे बैलेंस कर लें। देखिए ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है।
CH क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। ये जहरीली गैस है फॉस्जीन। COCl2 ये जहरीली गैस है फॉस्जीन। और ये जो आप देख रहे हैं C2H5OH ये एथिल अल्कोहल है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। एथिल अल्कोहल आप जानते हैं लिक्विड होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, प्रश्न आता एक, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में, कलर्ड रंगीन बोतलों में 1-2 बूंद एथिल अल्कोहल की डालकर रखा जाता है, क्यों? तो इसका आंसर है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में वायु से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है और फॉस्जीन नामक जहरीली गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है? ऑक्सीकृत होकर के फॉस्जीन। वो फिर क्लोरोफॉर्म नहीं रहती, किस में चेंज हो जाती है? फॉस्जीन में। ताकि वो फॉस्जीन ना बने, ताकि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण ना हो, अभिक्रिया रुक जाए, इसलिए 1-2 बूंद एथिल अल्कोहल की डालकर रखा जाता है। ऑक्सीकरण को रोक देती है, अभिक्रिया के वेग को रोक देती है, इसलिए इसे जो है रखा जाता है एथिल अल्कोहल डालकर। भूल मत जाना, बहुत आता है ये प्रश्न। क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्यों? इसका आंसर मैंने अभी आपको बता दिया। तो इस अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल किसका काम करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। ध्यान रखेंगे इस अभिक्रिया को आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऋणात्मक उत्प्रेरक का बेस्ट उदाहरण है। आपने देखा होगा कुछ लोग मूड बनाने के लिए एथिल अल्कोहल पी लेते हैं। मैंने पूछा एक शराबी से, भाई शराब क्यों पीते हो? बोला कि सर मूड बनाने के लिए। तो अब उसका मूड बना के नहीं बना ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने नालियों में पड़े हुए देखा है। तो हो सकता है नालियों में गिरना ही, पड़ना ही मूड बनाना होता हो। तो आप याद रखिए दोस्तों, वो कर क्या देता है एथिल अल्कोहल? माइंड को नेगेटिविटी में ले जाता है, माइंड को पकड़ लेता है, माइंड काम करना बंद कर देता है। तो वहां भी ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, शराब में भी। ओके दोस्तों, इसके बाद में आता है नंबर 3, स्व उत्प्रेरक। नंबर 3, स्व उत्प्रेरक। ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट स्व उत्प्रेरक। बड़ा अच्छा उदाहरण दूंगा इसका मैं। स्व मीन्स अपना ही। 2 अभिकारक हैं। अभिकारक कौन है? मम्मी और पापा। उन दोनों में लड़ाई कौन करा रहा है? चुगली कौन कर रहा है उनके बीच में? उनका बेटा या बेटी ही चुगली कर रहा है दोनों के बीच में। उनका ही औलाद है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही चुगली कर रहा है। तो इसी को कहेंगे स्व उत्प्रेरक। भूल मत जाना, इसी को कहेंगे स्व उत्प्रेरक। अपना ही उत्प्रेरक का काम कर रहा हो। तो आप याद रखें, जब किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप बना कोई उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने लगे, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे, तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे देखिए ये एस्टर है, C2CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट है ये। इसका जलअपघटन करा रहे हैं, CH3COOH एसिटिक अम्ल बन गया और C2H5OH बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। ये दोनों तो आपको पता है रिएक्टेंट्स हैं और ये दोनों आपको पता है प्रोडक्ट्स हैं। इस अभिक्रिया में जो ये एसिटिक अम्ल बना है, इसे मैंने बड़े कोष्टक में लिखा है। ये कोष्टक ये शो कर रहा है कि यह स्व उत्प्रेरक है। इस अभिक्रिया में यहां कोई भी उत्प्रेरक नहीं है, यहां कोई भी उत्प्रेरक नहीं होता। उसके रिवर्सिबल प्रोसेस पहचान होती है। सॉलिड की क्या पहचान बताई थी? धनात्मक उत्प्रेरक की क्या पहचान बताई थी? सॉलिड होगा। ऋणात्मक की क्या पहचान बताई थी? लिक्विड होगा। स्वोत्प्रेरक की क्या पहचान बताई है? रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी।
कोई भी अभिक्रिया के ऊपर उत्प्रेरक नहीं होगा, आगे वाला प्रोडक्ट ही उत्प्रेरक का काम करेगा। समझ में आ गई नहीं? एसिटिक अम्ल बनेगा, तुरंत पश्चात क्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करना प्रारंभ कर देगा, यह स्वउत्प्रेरक है। आ गया स्वउत्प्रेरक समझ में? इसके बाद में आता है बेटा नंबर 4। नंबर 4 होता है प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक को कहते हैं इंड्यूस्ड उत्प्रेरक, इंड्यूस्ड कैटेलाइस्ट। देखिए, जब एक अभिक्रिया, इसकी परिभाषा बोल रहा हूं, जब एक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया को होने के लिए प्रेरित करे तो वह दूसरी अभिक्रिया पहली के लिए प्रेरित उत्प्रेरक है। बात आगे समझ में नहीं आई? जब एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया को होने के लिए प्रेरित करे तो वह दूसरी अभिक्रिया पहली अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक है। देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। राम घर से निकला, उसने दीवारों पर, शहर में दीवारों पर लगे हुए मूवी के पोस्टर देखे, मूवी के पोस्टर उसने देखे और अपना मूड बना लिया कि मुझे मूवी देखनी है। ओके, घर से श्याम भी निकला, उसने भी पोस्टर देखे, लेकिन श्याम पोस्टर को देख करके प्रेरित नहीं हुआ, उसने पिक्चर देखने का मूड नहीं बनाया, श्याम ने नहीं बनाया। लेकिन स्कूल में जाकर के राम और श्याम दोनों जब पास पास बैठ गए तो राम ने प्रस्ताव रखा कि क्रिस पिक्चर बहुत अच्छी चल रही है, हमारे पापा जी बता रहे थे कि इसमें ऋतिक रोशन पहाड़ों पर चढ़ जाता है, ये करता है, वो करता है, बहुत अच्छी पिक्चर है, आज दिखाएंगे, आज जरूर चलेंगे दोनों देखने। श्याम बोला नहीं भाई, मुझे पढ़ना है, टेस्ट आ रहे हैं, तैयारी नहीं है। राम बोला देख, तुझे साइकिल पे बैठा के ले चलूंगा, तेरी टिकट लूंगा, तुझे लंच में कुछ खिला पिलाऊंगा भी, चल यार कर लेना तैयारी। तो श्याम भी प्रेरित हो गया, चला गया। अतः राम श्याम के लिए प्रेरित उत्प्रेरक है। ले गया कि नहीं ले गया? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रेरित उत्प्रेरक था। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्रेरित उत्प्रेरक का एक एग्जाम्पल देता हूं। Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट कहते हैं, O2 से तीव्र गति से क्रिया करता है। ये तुरंत पोस्टक को देख करके Na2SO, ये SO3 होना चाहिए, एक मिनट, Na2SO3 है, करेक्ट, Na2SO3 है सोडियम सल्फाइड, इससे क्रिया करके Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना देता है। मतलब ध्यान रखना, ये राम है, पोस्टर देख करके तुरंत मुंह बना लिया। Na3ASO2, ये नो रिएक्शन, पोस्टर को देख करके कोई रिएक्शन नहीं हुई, ये राम है ये श्याम है, कोई क्रिया नहीं हुई। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया गया, Na2SO3 प्लस Na3ASO3, और इनका ऑक्सीकरण मिलाकर के करा दिया गया, तो बन जाएगा Na2SO4 Na3ASO4। तो जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, राम और श्याम को, तो दोनों का प्रोडक्ट बन जाता है। अतः यह पहली अभिक्रिया इस दूसरी अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक है। तो ध्यान रखना, यह सोडियम सल्फाइड वायु से क्रिया करके स्वयं सोडियम सल्फेट बनाती है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइट वायु से क्रिया नहीं करती। जब सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइट दोनों मिला दिए जाते हैं तो इन दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। अतः पहली अभिक्रिया दूसरी के लिए प्रेरित उत्प्रेरक है। समझ में आ गया होगा।
इसके बाद में आता है दोस्तों नंबर 5, नंबर 5 एंजाइम या जीव रासायनिक उत्प्रेरक। जीव रासायनिक उत्प्रेरक जीवधारियों के शरीर में, हमारे शरीर में, मानव शरीर में प्रतिदिन हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एक दो के मैं उदाहरण बताऊं, रक्त परिसंचरण, श्वसन क्रिया होती है कि नहीं होती है, मूत्र का बनना, ब्लड का बनना, आरएनए डीएनए का बनना, नई कोशिकाओं का बनना, पुरानी कोशिकाओं का टूटना, इस प्रकार से हजारों कोशिकाएं, अपचय, उपापचय, बहुत सारी अभिक्रियाएं प्रतिदिन होती रहती हैं। इन अभिक्रियाओं में कुछ पदार्थ शरीर के अंदर होते हैं ऑलरेडी। जो पदार्थ शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं वे जीव रासायनिक उत्प्रेरक या एंजाइम्स कहलाते हैं। बात आगे समझ में नहीं आई? दोबारा बोल रहा हूं परिभाषा। जो रासायनिक पदार्थ जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं वे एंजाइम या जीव रासायनिक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो परिभाषा लिख रहा हूं मैं। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इन्हें जीव रासायनिक उत्प्रेरक या एंजाइम कहते हैं। एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम होते हैं नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक। ये जीवों के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें उत्प्रेरक का काम करते हैं। कौन? एंजाइम्स। आप नोट कर लें आराम से, मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं। हो गया होगा? अब मैं आपको इसका पूछ लेता है, एंजाइम्स के प्रमुख लक्षण लिख रहा हूं। एंजाइम के सामान्य लक्षण। एंजाइम के सामान्य लक्षण नंबर 1 है, ये जीव जंतु तथा पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। सजीवों में पाए जाते हैं। पहली बात तो यह होती है, इनके अणुओं का व्यास, इनके अणुओं का व्यास 10 से 100 नैनोमीटर होता है। 10 to 100 नैनोमीटर होता है। तीसरा, ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। विशिष्ट प्रकृति का मैंने मतलब बताया था आपको। अलग अलग अभिक्रियाओं में अलग अलग एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। ये नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये उच्च अणुभार वाले यौगिक हैं। इनका अणुभार
10,000 से 50,000 तक और ऊपर भी हो सकता है। ये दोस्तों एंजाइम्स के सामान्य लक्षण हैं। अब मैं एंजाइम्स के कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, खमीर में उपस्थित एंजाइम्स जाइमेज द्वारा ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन हो जाता है। जाइमेज ये दोस्तों खमीर में पाया जाता है, एंजाइम उत्प्रेरक है। क्या नाम है इसका? जाइमेज। ये क्या करता है? C6H12O6 का सूत्र है ये, ग्लूकोज का जाइमेज नामक एंजाइम उत्प्रेरक है, और ये क्या कर देता है? उसको एथिल एल्कोहल में बदल देता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदल देता है। कौन? जाइमेज। दोस्तों अगला है, सोयाबीन में उपस्थित होता है यूरिएस। यूरिएस किसमें होता है? ये सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, आपको पता है। यूरिएस क्या करता है? ये जो मूत्र में हमारे NH2CO जो यूरिया होती है, उस यूरिया का जलपघटन कर देता है यूरिएस, और इसको किस में बदल देता है? अमोनिया में, NH3 में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर ये यूरिएस नहीं होता, हम यूरिएस के बड़े आभारी हैं, अगर ये यूरिएस नहीं होता तो हमारे मूत्राशय में बहुत सारी अमोनिया इकट्ठी हो गई होती, ब्लैडर फट गया होता और हम राम नाम सत्य हो गए होते। तो यूरिएस कहां पाया जाता है? मूत्राशय में पाया जाता है, जो एकत्रित यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। जो मूत्र में बदबू आती है वो अमोनिया की वजह से आती है। तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, स्टार्च का डायस्टेस ये जो है स्टार्च में पाया जाता है, स्टार्च में पाया जाता है डायस्टेस, और ये क्या करता है? यह स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोस में। कौन? डायस्टेस। समीकरण में आपको लिख देता हूं, C6H10O5 का होल n यहां लगा दिया 2 प्लस H2O, ये स्टार्च का सूत्र है, ध्यान रखना। ये H2O यहां हमने लिख दिया डायस्टेस, और स्टार्च को C बार है H22, C बार है H22, O11 में बदल दिया। माल्टोस का और सुक्रोज का और लैक्टोस का एक ही सूत्र होता है बेटा, माल्टोस में बदल दिया। आपने देखा होगा मक्के की रोटी को हम मुंह में बहुत देर तक चबाते रहें तो वो मीठी लगने लगती है। उसका रीजन क्या है? मक्के में स्टार्च होता है। प्रारंभ में तो स्टार्च मीठा होता नहीं, वो एशर्करा है। स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है, एशर्करा मीठी नहीं होती। अब स्टार्च को चेंज कर दिया किसमें? माल्टोस में। चबाते चबाते उसमें डायस्टेस ने माल्टोस में बदल दिया, माल्टोस मीठा होता है। अगला एग्जांपल, 3 एग्जांपल ये मैंने बताया आपको ये सारे के सारे एग्जांपल याद रखने बहुत ही कंपलसरी हैं। इसके बाद में आता है बेटा डायस्टेस के बाद में माइकोडर्मा। नंबर 4 माइकोडर्मा एसिटी, ये बैक्टीरिया होता है। माइकोडर्मा एसिटी C2H5OH, ये है C2H5OH का ऑक्सीकरण करके
उसे बदल देता है एसिटिक अम्ल और CH3COOH और जल में एसिटिक अम्ल बना देता है उसका। तो आपने देखा होगा जो विनेगर होता है ना, विनेगर जिसे सिरका बोलते हैं, एथिल अल्कोहल से, गन्ने के रस से अगर हमें सिरका बनाना हो तो ये हमें डालना पड़ेगा माइकोडर्मा एसिटी। इसके बाद में आता है नंबर 5 शर्करा का ग्लूकोज में फ्रक्टोज में अपघटन। नंबर 5 सुक्रोज को इन्वर्टेस ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। सुक्रोज का सूत्र C बार है, H22O11 है प्लस H2O, इनवर्टेस क्या बना दिया C6H12O6। तो इनवर्टेस ने इसे परिवर्तित कर दिया। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, याद रखना, पेप्सिन। ये आमाशय में होता है पेप्सिन। ऐसा कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है? तो आप याद रखेंगे पेप्सिन। एमाइलेज स्टार्च को, नंबर 7 स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है एमाइलेज, एमाइलेज। स्टार्च को शर्करा में बदलता है टाइलिन। नंबर 8 स्टार्च को शर्करा में बदलता है टाइलिन। ये जीव की लार में होता है टाइलिन, थूक में होता है टाइलिन, और दूध को दही में बदलता है। दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम उत्प्रेरक है, आप इसे सब जानते होंगे, लैक्टिक बेसिलाई। लैक्टिक बेसिलाई ये थे दोस्तों प्रमुख एंजाइम्स। आज मेरा लेक्चर यहीं खत्म होता है। कल मैं एंजाइम्स की क्रियाविधि, एंजाइम के अनुकूलन प्रकृति, एंजाइम्स का शेष पार्ट अगले लेक्चर में आप देखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गुड बाय, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।